मैं मौजूद हूँ गाज़ियाबाद के दीन दयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम को इस बार या यूँ कहें आज कुछ अलग ही ढंग से सजाया गया है और कई तरह की प्रदर्शनी लगाई गई हैं। वजह है मुख्यमंत्री का दौरा। आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाज़ियाबाद दौरे पे हैं। इस दौरान वो पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर जी के द्वारा लिखी गई किताब का विमोचन करेंगे। साथ ही 2047 विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसी की एक झलक आपको हम दिखाते हैं कि कैसे ये महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शनी लगाई गई है और कैसे बताया गया है कि कैसे महिला सशक्तिकरण की प्रदर्शनी लगाई गई है। सशक्त नारी सशक्त समृद्ध प्रदेश और एक स्लोगन दिया गया है महिला सशक्तिकरण की टीम की ओर से, नारी शक्ति अभियान हमारा है, तुम जगत की हो मुख्य धारा है। ये स्लोगन महिला सशक्तिकरण की टीम के द्वारा दिया गया है। आए दिन हम देखते रहते हैं कैसे प्रदेश में मुख्यमंत्री महिलाओं को उत्साहित करते हैं, जागरूक करते हैं, अपने राइट्स की तरफ, अपने हक की तरफ बताते हैं कैसे उनका हक है और कैसे वो आगे बढ़ सकती हैं, कैसे उन्हें प्रोत्साहित करते हैं अपने मंच से। आगे भी और कई तरह की प्रदर्शनी लगाई गई हैं, जैसे कि ये दूसरी प्रदर्शनी है सोलर पैनल की। आए दिन हम लोगों ने मुख्यमंत्री के मंच से, प्रधानमंत्री के अपने मंच से सुना होगा कि वो सोलर पैनल में जितना हो सके देश, प्रदेश और राज्य हर किसी में सोलर पैनल की एक वो दिखाते हैं कि आगे जाके विकसित जो भारत होगा, विकसित जो देश होगा, 2047 का जो विजन देखा है प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, वो देखा है सोलर पैनल का। ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाता है कि बिजली का उपयोग ना करके आप सोलर पैनल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। सर, आप यहाँ पर प्रदर्शनी को लगा के बैठे हैं, क्या मतलब किस तरह से सोलर पैनल है? बेसिकली हम लोग यूपी नेडा से हैं, उत्तर प्रदेश न्यू एनर्जी रिन्यूएबल डिपार्टमेंट से। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो भारत तीसरा विश्व स्तर का सबसे सोलर वाला देश बन गया है। और जहाँ तक मोदी जी की अगर हम बात करें तो मोदी जी ने खुद कहा है कि 2030 तक भारत को नंबर 1 पे लाना है 150 गीगावाट की कैपेसिटी पर। अगर आप हाल ही में देखें तो चाइना दुनिया का नंबर 1 है, क्योंकि उसकी 150 या 300 गीगावाट के आसपास है और दुनिया का सबसे नंबर 1 प्रोड्यूसर भी वही है। तो इस समय भारत ने तो खैर जापान को पीछे छोड़ के तीसरे नंबर का मुकाम हासिल कर दिया है और कोशिश जहां तक यही है कि गाजियाबाद नंबर 1 अभी तो नहीं आया, सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश की लिस्ट में, और होपफुली है कि 2030 तक गाजियाबाद नंबर 1 पे आ जाए। फिलहाल अभी बनारस चल रहा है, सोलर एनर्जी फील्ड में नंबर 1 पे आ गए इस समय। ठीक है, धन्यवाद। और भी प्रदर्शनी आगे लगाई गई हैं, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कई तरह की प्रदर्शनी है। ये मेन पूरी तरह से सजाया गया है मुख्यमंत्री के आगमन के लिए। आप आगे बढ़ेंगे तो ये प्रदर्शनी दिखेगी आपको आईटी हब की, कैसे यूपी जो है मुख्यमंत्री के निर्देशन में एक तरह से एक आईटी का हब बन रहा है और बताया गया है कि कैसे यूपी एक आईटी हब बनेगा। आप हैं इसमें? ठीक है, आगे चलते हैं। और भी कई तरह की प्रदर्शनी लगाई गई हैं। ये प्रदर्शनी है पशुपालन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंच से कई बार कहते रहे हैं कि गाय हमारी माता है और गाय के लिए हम कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। कई तरह की उन्होंने गौशाला बनाई है प्रदेश में और कई तरह के गायों के लिए विकास कर रहे हैं, जिससे कि जो गौ काटन जो रोका जाए उसको रोकने के लिए और गौ सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को वो बताते हैं कि गौ सेवा करने से आपका भला होगा, कितना आप आगे बढ़ सकते हैं और गौ हमारे लिए एक देवी समान है। गौ पशुपालन का कैंप लगा हुआ है। सर, आप इसमें बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री आए दिन बताते रहते हैं अपने मंच से कि पशुपालन करना चाहिए और गाय हमारी माता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मुझे ये कहना है कि गाय बहुत पहले से, सदियों से हमारे संस्कृति का, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा रही है। बिना गाय और गोवंश के या बिना पशुधन के हम कृषि की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें अच्छे नस्ल की गायों के उत्पादन को और बढ़ावा देना चाहिए, ताकि ग्रामीण जनता को या देश के अन्य भी लोगों तक जो है दूध की उपलब्धता, जो आज लगभग 250 ml प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, उसको बढ़ा करके हम कम से कम आधा लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक ले जाएं। आज के समय में देखा जाता है कि लोग होते हैं वो गायों को जो होते हैं वो अपने पर्सनल मतलब एक तरह से यूज़ करने की तरह से यूज़ करते हैं। उनका दूध निकाला सुबह और उसके बाद में उन्हें छोड़ दिया खाने के लिए। वो कुछ भी खा रही हैं, कुछ भी गंदा खा रही हैं, कुछ भी एक खा रही है, एक तरह से उनको बीमारी होती है। फिर जो हम उनका दूध पीते हैं हमको भी वही बीमारी लग सकती है। उसके लिए क्या है? उसके लिए ये है कि
अभियान चलाया जा रहा है। जो इस तरीके के निराश्रित पशु हैं उनको रखने के लिए भी जनपद में 25 गो आश्रय स्थल स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई जानबूझ करके ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए सरकार ने कानून बना रखा है कि ऐसे लोगों को पकड़कर उनके ऊपर जुर्माना किया जाए, यहाँ तक कि उनको जेल का भी प्राविधान है। तो आप किसी भी पशु को, चाहे गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, रखने के बाद जो है आप उसको निराश्रित नहीं छोड़ सकते हैं। इस कानून के बारे में लोगों को जानकारी कम है, उन लोगों तक जो है इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि जो आप कर रहे हैं यह एक आपराधिक कृत्य है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। सर, आपने बताया कि कोई भी पशु को आप पालते हैं उसे आप अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करके उसके बाद में उसे खुला नहीं छोड़ सकते, तो उसके लिए आप हमें बताएंगे। जैसे आपने बताया इस कानून के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो इस कानून के तहत जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको कितने सालों की या क्या जुर्माना हो सकता है और क्या सजा हो सकती है इसके लिए? उनके अगर गाय को आप निराश्रित ऐसे सड़क पर खुले में छोड़ देते हैं जिससे कि वो दिन भर कचरा, प्लास्टिक और जो है नुकीली चीज़ें खा करके उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है, वो मर जाती हैं। इसके अलावा आए दिन वाहनों से दुर्घटना होती रहती है। इस गाय पे जो है जुर्माना 2000 रुपये है, 2000 रुपये, और साथ में उनका पशु जब्त कर लिया जाएगा। और जब वो 2000 रुपये छोड़ेंगे और इसकी पूरी की पूरी जो है वो व्यवस्था नगर निगम देखता है और नगर निगम ऐसा करता भी है कि निराश्रित पशु अगर घूम रहे हैं तो उनको पकड़ करके वो जब्त कर लेता है और फिर जब आके उसके मालिक जुर्माना भरते हैं तब उन पशुओं को छोड़ा जाता है। सुना आपने बताया हमें सर ने कि कैसे जो पशुपालक होते हैं वो अपने पशुओं को दूध निकालने के बाद उनको खुला छोड़ देते हैं ताकि उन्हें अपने आप से चारा ना खिला के वो कहीं भी कुछ भी दुर्गंध में जाके, गंदगी में जाके, कूड़े में जाके वो खाती रहती हैं, प्लास्टिक, पन्नी, और उनके जीवन को भी खतरा होता है। इसके लिए उन्होंने बताया कि कैसे जुर्माना भी है और वो दंडनीय एक अपराध है एक तरह से। आगे चलते हैं, आगे प्रदर्शनी लगाई गई है यूपी को टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए वो लगाया गया है। कैसे कि मुख्यमंत्री का एक विज़न है कि टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपी हमेशा टॉप पे रहे, उसके लिए मुख्यमंत्री कई तरह के कार्य भी कर रहे हैं। उसी से जुड़े हमारे साथ मौजूद है सर। मुख्यमंत्री जी का विज़न है टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपी को नंबर 1 लाना, उसके लिए कितने तरह के कार्य हो रहे हैं? बेसिकली मैं बिजली विभाग से हूँ, तो सुझाव ये लेने हैं कि बेहतर बिजली, 24 घंटे सस्ती बिजली कैसे दे सकते हैं हम। आम जनता से सुझाव लेने के बाद हम क्लियर कर सकते हैं कैसे करके हम बेहतर बिजली और इंटरप्टेड बिजली दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आगे प्रदर्शनी लगाई गई है शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग की लगाई गई है। यूपी में आए दिन देखा गया है कि मुख्यमंत्री अपने मंच से जो कन्या शिक्षा है और डिजिटल जो एजुकेशन है उसको आए दिन बढ़ावा देते रहे हैं और कहते रहे हैं कि हर बच्चे को शिक्षा मुहैया होनी चाहिए। सरकारी स्कूल पे भी उनके आए दिन देखा गया है कि सरकारी स्कूल पे, गवर्नमेंट एजुकेशन पे वो आए दिन खर्च करते रहते हैं, बजट आता रहता है जिससे कि हर बच्चे को जो शिक्षा के अभाव में जी रहा है उसको शिक्षा प्रदान होनी चाहिए। उसी से जुड़े एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उसमें बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, मुख्यमंत्री का विज़न है कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए और शिक्षा का अभाव नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये हमारा लक्ष्य है कि 100% जो शिक्षा है वो सभी के पास पहुँचे। समाज के हर वर्गों के पास शिक्षा पहुँचनी चाहिए और उसी को लेके ये हमारा जो पूरा कार्यक्रम है ये चलता है। और 100% हम लोगों का रिटेंशन का, हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा आता है बेसिक लेवल पर, फिर वो बाहर ना जाए। और जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे वो कन्या सुमंगला हो, मिशन शक्ति हो, या सड़क सुरक्षा हो, या करियर गाइडेंस हो, एडोलसेंट गर्ल्स प्रोग्राम हो, वो इसीलिए है कि बच्चों का रिटेंशन बढ़ रहे, बच्चे जाए ना। तो और ये जो विज़न है ये बहुत बड़ा विज़न है और इसमें हम सब मिलके काम कर ही रहे हैं। और मुख्यमंत्री का विज़न है कि 2047 तक जो शिक्षा के अभाव में बच्चे आज रह रहे हैं वो एक भी ना रहें और 2047 तक हर एक बच्चा कम से कम बेसिक शिक्षा से शिक्षित हो। उसके बाद जो हमारी बेसिक शिक्षा है वो पूर्णतः निःशुल्क है। हमारे जो राजकीय शिक्षा है वो बिल्कुल निःशुल्क है, तो वहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है। और हमारी स्पेशल ड्राइव्स चलती हैं जब हम बच्चों को लेकर आते हैं। हमारा यही वो रहता है कि एक भी बच्चा कोई छूट ना पाए। इसके लिए प्रॉपर प्रोग्राम्स हैं, टीचर जाते हैं और हर तरह से, हर लेवल पे हम ये सुनिश्चित करते हैं कि एक भी बच्चा घर ना बैठे। तो इस तरह का जो बच्चा जो छूट रहा है वो हमारे राजकीय में है। जो ग्रामीण क्षेत्र है आज भी जो पिछड़े हुए हैं बिल्कुल, वो आज
आज भी शिक्षा के अभाव में वहाँ के लोग रह रहे हैं, उसके लिए आप जाते हैं कैंप? बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं, घर घर जो है हमारे टीचर जाते हैं और पेरेंट्स से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं सरकारी स्कीमों के बारे में, और वो आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। लेकिन हाँ, कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन उसको सारे को सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाता है। और किसी भी तरह का कोई भी फीस, मिड डे मील उनको मिलता है और पुस्तकें उनको मिलती हैं, यूनिफॉर्म उनको मिलती है, तो किसी भी तरह का ऐसा बोझ नहीं है आर्थिक कि जो पेरेंट्स को देना पड़े। तो मैम ने हमें बताया कि कैसे मुख्यमंत्री का जो विज़न है हर बच्चा शिक्षित हो, उसको कैसे किस तरह से का स्वरूप दिया जा रहा है, और भी बताया जा रहा है घर घर जाके कि आप बच्चे की शिक्षा में किस तरह से योगदान दे सकते हैं और किस तरह से सरकार हर बच्चे को शिक्षित करने के लिए कार्य कर रही है। आगे और भी स्टॉल लगी हुई हैं। ये स्टॉल है एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग की। यहाँ पर कई तरह की सब्जियां हैं, हर्बल गार्डन हो गया, इंसुलिन की पौधे हो गए, इलायची का पौधा हो गया, कंगनी का पौधा हो गया, अमरूद, सिंघाड़ा, नींबू, इन सब के पौधे दिखाए गए हैं कैसे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। आज के टाइम पे जो फार्मिंग होती है वो सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल से होती है, जो कि इंसान के शरीर को इतना हार्मफुल कर देती है कि वो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसलिए आज के टाइम पे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ लोग इस प्रदर्शनी में बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। सर, आज के टाइम पे जो खेती होती है वो ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स और केमिकल से होती है, ऑर्गेनिक खेती तो एक तरह से ख़त्म ही हो गई है। आप किस तरह से मतलब प्रदेश में बढ़ाया जा रहा है अन्नदाता के लिए? देखिए ऐसा है कि जैविक खेती के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से ये स्टॉल लगा हुआ है, तो हम लोग किसानों के यहाँ प्रदर्शन करवाते हैं, सब्जियों के फसलों के कराते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, साथ ही बनवाते हैं। जैसे बीजामृत, जीवामृत, ये भी हमारा उसी के अंतर्गत आता है। इससे बनवाते हैं कि ताकि कम से कम रसायन का प्रयोग हो। दूसरा, हम किसानों को आईपीएम की तरफ मोटिवेट करते हैं कि टोटली तो जैविक तरफ वो नहीं कर सकता, फिर भी धीरे धीरे आ सकता है। और जैविक खेती करने से सबसे बड़ी बात है कि आपको पैसे की बचत, तो सॉयल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट हेल्थ तीनों मेंटेन हमारे रहेंगे यदि जैविक खेती की तरफ हमारा जाता है। तो हमारा तीनों चीज़, और सबसे बड़ी बात है कि विदेशों से जो हमारे एग्रीकल्चर में आए वो बढ़ेगी। जो हमारा बाहर खाद्यान्न जब जाएगा तो उसके हमें अच्छे पैसे मिलेंगे और गुणवत्ता परक होगा। तो ये सबसे ज़्यादा जैविक खेती में है। और सॉयल हेल्थ सबसे बड़ी मजबूत है। आज हमारे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो गई है, बहुत से पोषक तत्व हमें बाहर किसान हमारे यहाँ डालते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड्स कंपनी का दावा होता था पहले कि आप हमारे केमिकल को यूज़ कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ऑर्गेनिक खेतों में तो ये कम चीज़ नहीं। आज जो इनकम की बात है, रसायन से मुक्त खेती की बात की जा रही, इसलिए कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज किए जाते हैं उनके हमारे साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देखते हैं कि जोड़ों में दर्द अधिक से अधिक बढ़ रहा है, कैंसर की प्रॉब्लम होने, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। ये क्यों हो रहा है? जो साइपर जैसे हमारी दवाएं जो प्रयोग की जा रही हैं, जिनका ये अंधाधुंध प्रयोग होता है, जिसकी निश्चित मात्रा नहीं किसान प्रयोग करता। एक ये सबसे बड़ी बात है कि उससे भी प्रभाव। और हर चीज़ में आज हमारी सब्जियों में ज़्यादातर किसान हर हफ्ते इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहा है, जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि हम अपने खेती में जैविक को सम्मिलित कर लेते हैं तो सॉयल हेल्थ के साथ हमारा ह्यूमन हेल्थ भी अच्छा रहेगा, एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। कैसे आपने देखा, सर ने बताया हमें कि जैविक खेती जो होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे बोलते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज के टाइम पे जो पेस्टिसाइड, जो केमिकल वाली खेती जो है, वो हमारे ह्यूमन हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा रही है। आगे स्टॉल लगा हुआ है, आगे भी कई स्टॉल लगे हुए हैं, उनको हम ध्यान देंगे। ये किस चीज़ का स्टॉल है? सोशल वेलफेयर, सोशल सेक्टर। आगे जो स्टॉल लगा हुआ है, प्रदर्शनी लगी हुई है, वो लगी हुई है सोशल वेलफेयर की। कई तरह के सुझाव होते हैं, इसको लगाया गया है अपने सुझाव देने के लिए, ताकि लोग बताएं कि हाँ, इस चीज़ में, इस क्षेत्र में ये आप बदलाव करेंगे तो इससे ज़्यादा वो मिल सकता है, बदलाव आ सकते हैं, इस चीज़ में ये आ सकता है। इस चीज़ को लेकर सोशल वेलफेयर के बाद जो प्रदर्शनी लगी है वो लगी है औद्योगिकरण की। औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रीज़ में देखा जाए तो नोएडा नंबर 1 पे है। और आज के टाइम पे यूपी इंडस्ट्रियल
औद्योगिकरण में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का विज़न है कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो यूपी में विकसित हो और हर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार मिले। उसी के प्रदर्शनी में बैठे हुए हैं सर। मुख्यमंत्री का विज़न है कि मतलब उनका लक्ष्य है कि जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो भी बेरोज़गार लोग हैं, उनको रोज़गार मिले और यूपी एक औद्योगिकरण में नंबर 1 हो। क्या क्या लक्ष्य है? हम लोगों ने जो है ना स्पेशली फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसका एक कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हम लोग बात करते हैं कि आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए। उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने कई सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें मूलतः जो है एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है, जिसमें 5 लाख तक का फंड जो है हम 4 इयर्स तक के लिए इंटरेस्ट फ्री अमाउंट दे रहे हैं, जो बच्चे 40 ईयर से बिफोर हैं, एंड उनको 10% की एडिशनल कैपिटल सब्सिडी भी दे रहे हैं। अनदर स्कीम हमारी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, जिसमें 25 लाख तक के प्रोजेक्ट जो है, जो बच्चे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के या कहीं ना कहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बेस पे जा रहे हैं, उनको बोलते हैं आप जॉब की जगह पे अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें। उनके लिए मार्केटिंग डेवलपमेंट में डिफरेंट फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल। वहाँ पे उनको जो है सब्सिडाइज रेट में उनको वहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं प्रोडक्ट को, जिससे भी मार्केटिंग डेवलपमेंट में सपोर्ट मिल सके। एज वेल एज हम लोग कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे उनको रूट आउट कर रहे हैं, जिससे कि उनको प्रोडक्ट बेचने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपने देखा कैसे मुख्यमंत्री के विज़न को यहाँ पर साकार रूप देने के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आप जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनिए। यानी आप नौकरी करने वाले नहीं, आप लोगों को नौकरी देने वाले बनिए एक तरह से। तो इस समय मैं मौजूद हूँ एक और प्रदर्शनी में, जिसमें दिखाया गया है कि गाज़ियाबाद का विकास किस गतिशील तरीके से हो रहा है और मुख्यमंत्री के निर्देश में गाज़ियाबाद कितना चमक रहा है। ये एक प्रदर्शनी लगाई गई है उत्सव भवन की, जो कि वैशाली सेक्टर 3 में बनने वाला है गाज़ियाबाद में। ये पूरी तरह से बताया गया है कि कैसे स्केटिंग प्लेस बनने वाला है, टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है और पूरा उत्सव भवन है, जिसमें पार्किंग से लेके सर्विस एरिया तक और कैसे पौधों से पूरा बनाया गया है कि 6M वाइड रोड होगी। यहाँ पर पार्किंग की पूरी सुविधा है, स्विमिंग पूल से लेके यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। इस पूरे नक्शे में आप देख सकते हैं कैसे उत्सव भवन का नक्शा भी कैसे एकदम अच्छी तरह से और किस तरह से दिखाया गया है, विशाल तरीके से और कितने अच्छी तरीके से। आगे जो हम एक प्रदर्शनी देखेंगे, EWS जो हाउस है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे हैं गाज़ियाबाद में, उसकी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। कैसे एक एक घर को और एक एक रोड को, पेड़ को और गाड़ियों को कैसे दिखाया गया है कि कैसे ये आगे जाके विज़न होगा। इस पूरे उसमें देखेंगे आप कि बताया गया है कि कैसे एक एक फ्लैट बनेगा, एक एक जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनाए जा रहे हैं गाज़ियाबाद में, वो कैसे दिखेंगे आगे बनने के बाद, और जैसे उत्सव भवन जो बनाया जा रहा है वो कैसा दिखेगा। इसी प्रदर्शनी में मौजूद हमारे साथ इसी प्रदर्शनी को बताने वाले या इसे समझाने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। इसी प्रदर्शनी में हमको समझाने वाले कि ये कैसे बनाया जाएगा और कब तक ये कंप्लीट होगा, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम? रुद्रेश शुक्ला हूँ, मैं सहायक अभियंता हूँ गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण में। सर, इस उत्सव भवन जो हमारे गाज़ियाबाद में बनाया जा रहा है वैशाली सेक्टर 3 में, इसके बारे में आप हमें और हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं कि अभी जो पुरानी समीक्षा बैठक थी माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो गाज़ियाबाद में कैलाश मानसरोवर में आए थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बोला था कि प्राधिकरण कुछ उत्सव भवन भी बनाए, जिसमें कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग जो इसमें अपना कोई कार्यक्रम करना चाहें, शादी विवाह जैसे कोई उत्सव करना चाहें, तो उसके लिए ये उत्सव भवन बनाए जा रहे हैं। ये हमारे वैशाली सेक्टर 3 में एक और उत्सव भवन अभी प्रपोज्ड है, उसका भी हम आगे आने वाले समय में जब उसका RFP फ्लोट होगा तो हम पब्लिक में लेके जाएंगे। तो ये उत्सव भवन जो मुख्यमंत्री के निर्देशन में बनाया जा रहा है पब्लिक के मतलब उत्सवों को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए, ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा? देखिए, इसमें RFP मतलब तैयार करके फ्लोट की गई थी, जिसमें अब हमारे द्वारा मतलब वेंडर का चयन कर लिया गया जो इसको बनाएंगे। इसका काम लगभग आगे आने वाले 1 महीने के अंदर में स्थल पे शुरू हो जाएगा और ये 6 महीने का टारगेट इसको दिया गया है बनाने के लिए, तो 6 महीने में बना करके इसको तैयार किया जाएगा। जी। आगे एक और प्रदर्शनी लगाई गई है प्रधानमंत्री आवास योजना की, जो कि गाज़ियाबाद में ही बनाए जा रहे हैं। ये धरातल पे शुरुआत हो चुकी है इनकी या फिर अभी शुरुआत होगी इनकी?
जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो जीडीए है वो लगभग 5 जगह पर इस तरीके के मकान जो है वो बना रहा है और ये बन चुके हैं, सारे मकान जो हैं वो बन चुके हैं। बस इसमें कुछ जो अलग अलग विभागों को कार्य करने थे, जैसे एक जल निगम और एक विद्युत अनुभाग को, तो अभी उनका काम थोड़ा सा अभी नहीं पूरा हो पाया था, लेकिन वो काम भी अब प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है। कब तक ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मक्का फ्लैट्स बनाए गए हैं, कब तक ये लोगों को मिल जाएंगे? ये आगे आने वाले 6 महीने के अंदर में लोगों को ये आवंटित करके लोगों को रजिस्ट्रियाँ कर दी जाएंगी और लोगों को आवंटित कर दिए जाएंगे ये मकान। मतलब उत्सव भवन और प्रधानमंत्री आवास योजना के 6 महीने के अंदर लोगों को मिल जाएंगे। जी जी बिल्कुल। जी धन्यवाद। क्या देखा तो हम इस समय मौजूद थे गाज़ियाबाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में। यहाँ हमने आपको दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गाज़ियाबाद में फ्लैट बनाए जा रहे हैं और गरीबों के उत्सव मनाने के लिए मुख्यमंत्री के विज़न में उत्सव भवन बनाया जा रहा है। और भी कई प्रदर्शनियां दिखाई हमने आपको। सबसे मेन थी महिला सशक्तिकरण की, उसके बाद में थी सोलर एनर्जी, उसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग, कई ऐसी प्रदर्शनी हमने आपको दिखाई। इसी के कड़ में हमने आपको दिखाया कि कैसे मुख्यमंत्री के निर्देशन में और मुख्यमंत्री का जो विज़न है 2047 का, उसको पूर्ण रूप से तैयार किया जा रहा है और कैसे लोग उसे पूरा करने में जुटे हुए हैं। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मैं आकांक्षा पांडे, यूपी की बात, गाज़ियाबाद।